everyone, welcome back to my channel. In this video, we are discussing about CMA Inter Group 1 strategy for December 25 attempt. So, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना CMA Inter Group 1 का एग्जाम दे रहे हैं और वो स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट लग चुका है और जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है जो कि वर्किंग स्टूडेंट है और उनको भी अपना स्टडी एंड वर्क दोनों को मैनेज करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं CMA इंटर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करें ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। इस वीडियो में हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो हमारा दिसंबर अटेम्प्ट है उसको 100% क्लियर कर पाए और कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, कैसे हम नोट्स बनाएं, ठीक है, कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है। ये एज ए स्टूडेंट हम बहुत सी गलतियां करते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होता है, बट जो रिजल्ट आता है जिस पे लिखा होता है नॉट कंप्लीटेड तब हमें तभी भी नहीं होता है रियलाइज, ठीक है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा अटेम्प्ट लगता है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप खुद ये चीजें रिलेट कर पाओगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की तो 4 सब्जेक्ट है, लॉ एंड इथिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन जिसमें हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड जो 4th सब्जेक्ट है वो कॉस्टिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता होगा, फिर मैं क्यों बता रही हूँ। सो देखो एज ए स्टूडेंट हम क्या करते हैं यार, ये जो लॉ एंड इथिक्स है ना बहुत ज्यादा सरदर्द है, एक तो याद ही नहीं होता और इतने अच्छे से हम लोग इतना मुश्किल से याद करते तो एग्जाम तक भूल जाते, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, लॉ एंड इथिक्स में मैं सिर्फ 4-5 चैप्टर करती हूँ और इसमें 20 मार्क्स का मैं लिख लूंगी और 20 मार्क्स MCQ में आ गया तो 40 इधर हो गया और ये जो सब्जेक्ट है 50-60 आके मेरा सेटअप हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगी, ठीक है। ये पहली गलती है। जो सब्जेक्ट हमको लाइक सरदर्द लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसको हम हल्के में ले लेते हैं। रियलिटी बोल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। समझो किसी को कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगा, किसी को टैक्सेशन डिफिकल्ट लगा और किसी को समझो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगा, लॉ, तो हम लोग यही करते हैं, उस सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। और फिर रिजल्ट के बाद क्या सुनने आता है, मेरे को पता था ये सब्जेक्ट है ही पनौती, इसके वजह से ही मेरे को अटेम्प्ट लगा, ये सब्जेक्ट में कितना भी मेहनत दो इसकी वजह से हम फेल होना ही था मुझे, ठीक है। ये चीज हम बोलते हैं, तो ये चीज तुमको नहीं करनी है। उस सब्जेक्ट को हल्के में लोगे तो फिर तुम्हारा रिजल्ट जो है वो मतलब देखोगे वही आएगा नॉट कंप्लीटेड और वही सब्जेक्ट में तुम जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई और सब्जेक्ट में हम ज्यादा एफर्ट किए रहते हैं फिर भी उसमें क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि कुछ गलतियां रहती है उसमें भी हम किए रहते हैं, तो ठीक है। तो पहली मिस्टेक है कि कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो। अब वो जो सब्जेक्ट का और मतलब जो सब्जेक्ट का वेट दिया है, चैप्टर वाइज जो वेटेज दिया है सारे सब्जेक्ट में, उसके पीछे कुछ तो रीजन है तभी तो वो दिया है। सो ये चीज मत करना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉ एंड इथिक्स की हम प्रिपरेशन कैसे करें यूट्यूब से। सो मैं मतलब मेरी कौन सी भी वीडियो देख लो, मैं अपने हर एक वीडियो में एक चैनल जिसको हमेशा रेफर करती हूँ और अभी भी मैं वही चैनल का नाम लेने वाली हूँ। सो लॉ एंड इथिक्स के लिए बेस्ट चैनल है अर्जुन छाबड़ा सर का जो चैनल है, वहां से आप लॉ एंड इथिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पूरे कंटेंट मिल जाएंगे CMA इंटर के। आप उनकी मतलब कोई भी वीडियो देख लो जो जून 24 वाला है या फिर दिसंबर 24 वाला है, कोई भी वीडियो देख लो, कंटेंट सेम है, सर ने सारी वीडियो में सेम एफर्ट दिए, ठीक है। तो आपको लॉ एंड इथिक्स के लिए वहां से आपको रेफर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से नोट्स बनाए, हम भूल जाते हैं, तो भूलने का जो रीजन है और हमें याद नहीं होता उसका जो रीजन है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो तुमको मैं एक चैलेंज दे रही हूँ, तुम 30 डे तक ये करके दिखाओ, देन कमेंट सेक्शन में मुझे आके बोलना कि यार दी ये वर्क नहीं किया या फिर दी सच में ये वर्क किया, हम लोग को अभी याद होने लगा, हम भूल नहीं रहे। तो वो क्या है सुनो, आप एक काम करो, डेली लॉ एंड इथिक्स का 1.5 घंटे लेक्चर देखो और आधा घंटा वो जो 1.5 घंटे में आपने 2-3 कंसेप्ट या क्वेश्चन जो भी कुछ किए है उसको आधा घंटा लिखो। मतलब आधा घंटा ठीक है ना, मतलब ऐसे हम लोग ऐसे नहीं कि हाँ बस देख देख के लिखते जाए। समझो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, मैंने एक कंसेप्ट देखा आधे घंटे में, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर अब उसको कॉन्सेप्ट को पूरा होने के बाद तुम क्या करो, वीडियो को रोक दो और खुद के माइंड में क्लिक करो, अरे इसमें क्या क्या था, अच्छा एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए और जो पार्टी है उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना चाहिए, उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तुम खुद से अपने माइंड में याद करो। देन बुक लो, बुक में आप नोटबुक में क्वेश्चन डालो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और जो सब पॉइंट है उसको आप उसमें लिख लो, एक बार माइंड में याद करो। तो ये चीज करके आप डेली 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ सकते हो।
जो एग्जाम में आपको आएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो समझो आज तुमने 2 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट डे तुम सेम 1 से 1.5 घंटा करो और फिर आज का जो तुमने क्वेश्चन किया था उसको भी रिवाइज करो और नेक्स्ट जो तुमने 2 क्वेश्चन बनाया था उसको भी करो, ठीक है। मतलब कुमुलेटिव करते जाओ, आज का 2 क्वेश्चन, कल का 1-2 क्वेश्चन, देन फिर तुम नेक्स्ट डे कर रहे हो तो आज का 3-4 क्वेश्चन, 2 दिन का जो है, ऐसा करते जाओ कंटिन्यू। ये चीज तुम 1 महीना करो, तुमको लॉ एंड एथिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम एग्जाम तक उसको भूलोगे नहीं। और तुमको जो हम लोग करते हैं ना एज ए स्टूडेंट, सेकंड गलती, अरे यार थ्योरी सब्जेक्ट है इसको बाद में करेंगे, एग्जाम के 1-1.5 महीना बचा रहेगा तब करेंगे, ये चीज मत करना। तुम अभी से 1-1, 1.5 घंटा दो, तो जो तुम्हारा है वो चीज तुम रिवीजन में लगा सकते हो या किसी और चीज में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये करके देखो 1 महीना कंटिन्यू, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलना यार दी याद नहीं हो रहा है या ये चीज वर्क की या नहीं की, ठीक है। तो 1.5 घंटा डेली आप लॉ एंड एथिक्स का लेक्चर देखो अर्जुन छाबड़ा सर के चैनल से। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो देखो मैं तो ये बोलूंगी एथिक्स से स्टार्ट करो, 10 से 12 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के आएगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सो डेली मतलब आप सबसे पहले आप एथिक्स फिनिश करो, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करो, देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, LLP, पार्टनरशिप, ये छोटे मोटे चैप्टर है, छोटे मोटे कंसेप्ट है, इसको फिनिश करो। देन डायरेक्टर्स करो, डायरेक्टर्स के 4 क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें से 2 आपको आते ही आते हैं, मतलब 4 ही क्वेश्चन है 14 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में देखने मिलेगा, ठीक है। देन डायरेक्टर करो, उसके बाद जो आपका बच जाता है उसको करो, उसकी जो लिस्ट है मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहां से देख लेना, ठीक है। अभी तक हमने लॉ एंड एथिक्स की बात की कि कहाँ से करे, कैसे नोट्स बनाए, कैसे याद करे। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ना, तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि कॉस्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आ रहा है, मतलब पेपर जो पैटर्न जो है फिक्स है ही नहीं। बिलीव नहीं करोगे, इस बार जो जून 25 में अटेम्प्ट हुआ था 20+ मार्क्स का जो है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया था। मीन्स आपको 14 मार्क्स का थ्योरी लिखने आया था, फिर 5 मार्क्स वाले में आया था और आई थिंक 7 मार्क्स वाले में भी आया था। मतलब 20+ मार्क्स का देख सकते हो, 20 से 25 मार्क्स का सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया। और जो बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के गया रहेगा ऑप्शन में, सोचो उसकी क्या हालत हुई रहेगी। सो जो मैंने आपको बोला ना, ये हल्के में मत लेना कोई सब्जेक्ट को, ये गलती मत करना, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। सो जो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस्ट चैनल है अकॉर्डिंग टू मी, वो है हर्ष सर, मतलब आकाश अग्रवाल चैनल पे आपको मिल जाएगा उनका कंटेंट। तो उनका मैं चैनल क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि टाइम पास होता है। मैंने बहुत सारे चैनल देखे, वो लोग क्या करते हैं कि पहले आधे 1 घंटे सिर्फ मतलब लेक्चर्स वगैरह देते रहते, ये वो इधर उधर की बातें, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। बट वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको कंसेप्ट पे घुस जाते हैं, आपको पहले कंसेप्ट दिखाएंगे और फिर आप खुद से नोट्स बना के लिख भी सकते हो। मतलब पहला कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, देन क्वेश्चंस पे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और या फिर आपको रिविजन करना है, तो आकाश अग्रवाल क्लासेस बेस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टैक्सेशन की, और एक और बात गाइस सुनो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरा जो अकाउंट है बहुत ज्यादा वीक है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप क्लासेस परचेज कर लो, चाहे वो हर्ष सर की क्लासेस ले लो या फिर जो आपको अच्छा लगे डेमो वगैरह देख के ले लो, क्योंकि पंगे मत लो। अगर आपको बेसिस मतलब क्लियर नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा अकाउंटिंग मतलब इजी है, बट अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं यही बोलूंगी किसी टीचर के टच में रहो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप मतलब क्लासेस ले लो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो फर्स्ट जो है आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग करना है। अगर ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सो आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में पता होनी चाहिए, और ये जो चैप्टर 1 है उसमें सारी चीजें डिटेल में हैं। तो आप कोई भी चैप्टर पे जंप होने से पहले सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंट करो, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपको फाइनल अकाउंट मिल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग में ही आप सारी चीजें सीख जाओगे ना कि बैलेंस शीट में क्या आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को फर्स्ट करना है, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट करना है। फाइनल अकाउंटिंग आपका होने के बाद आपको एनपीओ करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंटिंग एंड एनपीओ ऑलमोस्ट सेम है उसमें सारी चीजें। उसके बाद आपको सिंगल एंट्री पे जंप करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, कंसाइनमेंट करना है, जॉइंट वेंचर, ठीक है।
तो ये इतना जितना मैंने आपको बोला 3 से 4 टॉपिक, इतना ही करके आप 35 to 40 मार्क्स कवर कर पाओगे। मतलब आप इजिली 40% जो है एग्जाम में पेपर अटेंड कर पाओगे, ये इतना ही चैप्टर करके। तो फर्स्ट आपको ये फिनिश करना है और टारगेट रखो कि ये जो मैंने 3 बोला है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, एनपीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, ये तीनों एक ही चैप्टर में कवर है। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्राई करो 20 से 25 दिन में इसको फिनिश करो। मतलब 20 से 25 दिन में तुम्हारा 35 to 40 मार्क्स कवर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास गिन के 3 मंथ है, तो हमको अभी एकदम लापरवाही नहीं करनी है। टारगेट से पढ़ाई करो कि यार कैसे भी करके 20-25 दिन में मुझे ये फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 20 से 25 दिन में ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेस, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 20 to 25 डे है, आपको ये टॉपिक करना है। इसका अगेन 30 to 35 मार्क्स का वेटेज है। मतलब अभी जो मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट में बताया और ये इतना ही करके आप इजिली 70 मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाओगे पूरा। मतलब 70 बोल रही हूँ, 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाओगे। सो टारगेट से पढ़ाई करो कि 20 से 25 दिन मुझे वो फर्स्ट लिस्ट वाले सारे चैप्टर को रखना है, फर्स्ट लिस्ट वाले। और सेकंड वाले में जो मैंने बोला है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हायर परचेस, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, सेकंड लिस्ट में ये। एंड थर्ड लिस्ट में आप पार्टनरशिप रख सकते हो। अगर आपको पार्टनरशिप नहीं जमता है तो आप उसको स्किप कर दो। बाकी लेकिन जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड जो बताया है पूरा उसको अच्छे से करना, और थर्ड पे आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टैक्सेशन की, तो अगेन टैक्सेशन के लिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा उसमें कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी उसके लिए आप क्लासेस ले लो, क्योंकि अगर आपको बेस अगेन नहीं क्लियर है टैक्सेशन का तो आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उसके लिए आप क्लास ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 to 8,000 जाएगा। मैं तो यही बोलूँगी ले लो, ठीक है। और टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर किसी से भी आप रेफर कर रहे हो, अभी मैं चैनल बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ पे जंप करने से पहले आपको बेसिक करना है। बेसिक में आपको स्लैब रेट वगैरह सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड मालूम पड़ जाएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपका कवर हो जाएगा, और रेसिडेंटल स्टेटस आपका कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको बेसिक करना है, देन हेड्स ऑफ इनकम पे जंप मारना है। और हेड्स ऑफ इनकम पे अगेन स्टूडेंट गलती करते हैं कि मतलब करते ही नहीं, उसको पता नहीं क्यों सर दर्द लगता है। कभी पीजीबीपी छोड़ देते हैं, कभी कैपिटल गेन छोड़ देते हैं और उसके जगह पे कुछ और कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ दे रहे हो, तुमको मालूम है हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है उसमें तुमको वही सारी चीजें करना है, तो वहां पे तुम ब्लैंक हो जाओगे। और समझो तुम कहीं पे जा रहे हो, बिग 4 में, इंडस्ट्री में, कहीं पे भी अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी जो मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो ये जो मेरे को क्वेश्चन पूछे थे कि कंप्यूटर पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है, टैक्सी कार पे कितना लगता है, नॉर्मल कार पे कितना लगता है, तो ये सारी चीजें पीजीबीपी में थी। तो किसी भी चीज, तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो ये चीज बिल्कुल मत छोड़ना कि मैं हेड्स ऑफ इनकम को ही ऑप्शन में रख देती हूँ 1-2 हेड को, क्योंकि तुमको आरटीआई फिल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑल द थिंग। तो ये 4-5 हेड का ही तुम करने वाले हो। तो अभी तुम इस थ्योरी तुम नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम क्या करोगे। तो मेरा यही सजेशन है, हेड्स ऑफ इनकम को बिल्कुल भी एक भी हेड्स को ऑप्शन में मत रखना, ठीक है। तो फर्स्ट आप बेसिक करोगे, बेसिक में क्या क्या कवर करोगे मैंने आपको बता दिया। अब हेड्स ऑफ इनकम में आपको मैं इजी वे में बताती हूँ। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी करने के बाद आपको क्या करना है, सैलरी करना है, ठीक है। सैलरी करने के बाद आपको करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन कैपिटल गेन एंड लास्ट में पीजीबीपी। और यहाँ पे ये 5 हेड और उसके बाद ये हमारा बेसिक, यहाँ पे तुम्हारा 40% कवर हो जाता है। उसके बाद जीएसटी की थ्योरी 5 से 6 क्वेश्चन है। आपको हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे और घुमा फिरा के नहीं सीधा क्वेश्चन आता है, वो भी आपको आकाश अग्रवाल क्लासेस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 40 हो गया, 40%। और उसके बाद जीएसटी की थ्योरी 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 14 मार्क्स उधर। तो यहीं पे हमारा 50 to 60% जो है कवर हो जाता है एग्जाम में। मतलब आप इजिली 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर पाते हो ये इतना करके। और एमसीक्यू में आपका 20-25 जो भी आ गया तो इजिली आप एग्जामिशन ला सकते हो सिर्फ इतना करके। बट हमें ऑप्शन में नहीं रखना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ऑप्शन में कुछ मत रखो, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट हमको बेसिक करना है, देन हेड्स ऑफ इनकम, देन जीएसटी थ्योरी। उसके बाद आपको लाइक जीएसटी वगैरह उसको डायरेक्ट जंप मत करो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो डिडक्शन करना है। डिडक्शन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स लायबिलिटी करना है, सेटअप, कैरी फॉरवर्ड, ये सारी चीजें करो। अगेन इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये बस इतना ही करके आप इजिली 17 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो। सो मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, कौन से सीक्वेंस में आपको करना है वो बता दिए, अब कहाँ से करना है।
तो देखो मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने आकाश अग्रवाल क्लास सर का जो था लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, वही रेफर किया था और मेरा टैक्सेशन निकल गया, मतलब मैं पास हो गई टैक्सेशन में। तो मैं इसके लिए तुमको वो चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना, मतलब टाइम पास तो बिल्कुल नहीं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो एग्जाम तक। तो अगर आपको एकदम से टैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो या तो आप परचेस कर लो, या आपका अगर अटेम्प्ट लग चुका है तो आप उनके रिवीजन लेक्चर के थ्रू भी अपना अटेम्प्ट जो है क्लियर कर पाओगे, ठीक है। बट मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के लिए आप परचेस कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एकदम पूरा A to Z कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर सर्च करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप परचेस कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, उसकी बात करूँ तो कॉस्टिंग के लिए आप CMA जंक्शन चैनल का हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे बेसिक से, ठीक है। और उस 18 वीडियो में आपके 5 पेपर, मॉड्यूल, कंसेप्ट, थ्योरी सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आपको एक चीज करना है, खुद से हॉनेस्ट रह के करना है। ऐसा नहीं यार थ्योरी है तो स्किप कर दूं, बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनका एक थ्योरी स्किप नहीं किया है और मैं कॉस्टिंग में अगेन में पास हो गई, ठीक है। और लॉ में तो मैं पास हो ही गई थी। सो इसके लिए मैं ये चीज आपको शेयर कर रही हूँ, जो चीज मैं बता रही हूँ उसको तुम सच में करो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉस्टिंग के लिए CMA जंक्शन चैनल का हेल्प लेना है। अब मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताती हूँ समरी में। मेरे को ना कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और हमारा जो CMA है उसमें कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मेरा कॉस्टिंग बहुत वीक था, तो मैंने क्या किया, कॉस्टिंग पे इतना एफर्ट दिया कि अब मैं मतलब कॉस्टिंग मेरे को बहुत इजी लगने लगा, ठीक है। तो कभी भी तुमको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे ना उस पर एफर्ट दो, बट ऐसा नहीं है कि बाकी को तुम ऑप्शन में रख दो, बाकी सब्जेक्ट को एफर्ट मत दो। समझो अगर मैं बाकी सब्जेक्ट को 3 घंटे दे रही हूँ तो जो मेरे लिए डिफिकल्ट है उसको मैं 4 घंटे दूँ, ठीक है। ये चीज़ तुम करो। तो कॉस्टिंग के लिए आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह जैसे मैम एक्सप्लेन करते हैं आप ऑन द स्पॉट लिखते जाओ। जितना ज़्यादा तुम खुद से नोट्स बनाओगे, जितना ज़्यादा तुम खुद से लिखोगे, उतना वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ठीक है। तो अभी हमने सारे चैनल की बात कर ली कि कहाँ से पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, कैसे क्या करें। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्चुअल है कि कैसे हम जो है 3 मंथ को यूटिलाइज करें। मतलब देखा जाए तो 3 मंथ बहुत ज्यादा कम है ग्रुप 1 की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे भी करके फर्स्ट टारगेट है तुम्हारा सब अक्टूबर तक तुमको कैसे भी करके अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, अगर तुम सिर्फ तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तुमको सिर्फ स्टडी करना है तो अब भी से 10 घंटे पढ़ो। अब 10 घंटे में तुम क्या करो, 2 घंटे लॉ के लिए रख दो। मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हारा डिफिकल्ट है, समझो तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगता है तो उसको 3 घंटे दो, एंड टैक्सेशन को 3 घंटे देने ही है, लॉ एंड एथिक्स को 2 घंटे दो, एंड कॉस्टिंग को 2 घंटे दो, ठीक है। 2-2 करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरा 10 आवर्स हो गया, ठीक है। 10 आवर्स की हम लोग यहाँ पे कर लिए, मतलब 2 घंटे लॉ एंड एथिक्स, 2 घंटे कॉस्टिंग, 3 घंटे टैक्सेशन एंड 3 घंटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 10 आवर्स यहाँ पे हो गया। अब उसी टाइम पे तुम रिवीजन भी करो, रिवीजन के लिए कुछ मत छोड़ो। और बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी। मतलब अगर मैं मॉर्निंग में 10-11 बजे स्टडी करने बैठी ना तो मैं रात को ही 9-10 बजे उठती थी। मतलब बीच बीच में ब्रेक लेती थी और कुछ स्नैक्स वगैरह खा ली, टाइम पास भी करती थी, बट मैं एकदम अच्छे से स्टडी करती थी, ठीक है। तो ये चीज करो, ऐसा नहीं है कि हवे में बात कर रही हूँ, पॉसिबल है। अगर तुमको घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम लाइब्रेरी ले लो। मतलब मंथली अगर आप लाइब्रेरी लोगे तो कहीं कहीं बहुत कम फीस रहता है, लाइक 1200, 800, मतलब अकॉर्डिंग टू तुम्हारा एरिया कैसा है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जब तक तुम्हारा लेक्चर फिनिश ना हो, टारगेट फिनिश ना हो, वहाँ से आओ मत। अगर तुम घर पे कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कॉलेज में है तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, वहाँ पे भी 8-9 बजे तक रात को चालू रहता है। मेरे कुछ फ्रेंड है जो कि कॉलेज में अभी नहीं पढ़ते, उनका ग्रेजुएशन हो गया है, फिर भी वो लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसा नहीं भगा देते, हमारे यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो वो लोग जो है अपने लेक्चर वगैरह को कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम कर सकते हो। तो लाइब्रेरी ले लो, डेली 10 घंटे पढ़ाई करो, तब जाके ये पॉसिबल है। मतलब अक्टूबर तक आप इजिली जो है अपना सिलेबस फिनिश कर पाओगे, ठीक है। अगर अक्टूबर तक नहीं हो रहा है तो लास्ट टू लास्ट 10 नवंबर तक खींच के लेके जाना, उससे ज्यादा मत डिले करना। उसके बाद तुमको क्या करना है, सब जो तुमने अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश कर लिया या फिर 10 नवंबर तक किया, तो 20 नवंबर तक तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। और तुम लोग को टेस्ट सीरीज परचेज करना है। स्कैनर वगैरह सारे सॉल्व तो करने ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्यों बोल रही हूँ, देखो
टेस्ट सीरीज में इसके लिए सजेस्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने इसका नाम नहीं लिया था किसी वीडियो में, बट अभी मुझे इसकी एक्चुअल में वैल्यू पता हुई है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई वो लोग एकदम इंस्टीट्यूट जैसा एकदम मार्क्स देते हैं, मतलब तुम कितना भी अच्छा लिखो कितना भी करो बट कभी वो लोग 7/7 ऐसे चढ़ा बढ़ा के मार्क्स नहीं देते। तो उसने मुझे सजेस्ट किया, इसके लिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग अलग प्राइस रहेंगे और तो आप देख लेना आपको जो सही लगे। तो एक टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज परचेस करना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, फुल टेस्ट सीरीज का देखो कितना प्राइस है। मैं यही बोलूंगी गाइस, देखो जितना तुम एफर्ट दे रहे हो ना तो पैसे मत देखो, थोड़ा अभी से सेविंग कर लो, लाइक जो भी रहेगा 1000 रुपीज 1500 रुपीज। मुझे मालूम है एज ए स्टूडेंट हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियली, बट थोड़ा बहुत सेविंग करो, जो हमको लाइक ट्रॉली वगैरह का मिलता है वो चीज़ तुम सेविंग करके टेस्ट सीरीज आई थिंक 1500 या 1000-1200 का ऐसे कुछ तो अभी मार्केट रेट चल रहा है। तो आप एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लो चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। उसको तुम दो, चाहिए तो एक ही दिन में देके हटाओ या फिर एक दिन का गैप लेके, जैसे हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। उसको दो तुम, उसको देने के बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा क्या हो रहा है। मतलब मैं यही बोल रही हूँ, ट्राई करना कि 20 नवंबर के पहले ही आप वो चीज़ कर लो, क्योंकि 20 नवंबर के बाद आप करोगे तो आपके पास मतलब 10-15 दिन ही रह जाएंगे रिवीजन के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करो और 10 नवंबर के बाद एक बार टेस्ट सीरीज लेके टेस्ट दे दो, ताकि आपके पास अच्छा खासा रिवीजन रहे करने के लिए, और जो सब्जेक्ट में आप कम मार्क्स आया उसको आप कवर कर सको, ठीक है, उस पर ज्यादा एफर्ट दे सको। तो ट्राई करना कि अक्टूबर तक आपका खत्म हो जाए और 10 नवंबर के बाद ही आपको टेस्ट सीरीज लेना है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने 2 महीने में कितना क्या किया है। तो अगर समझो जो भी आया मार्क्स तो उससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मैं भी वो जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे रिजल्ट में ना दिखे, ठीक है, पर उस चीज को नेगेटिव मत लेना। अगर खराब मार्क्स आया और अच्छा मार्क्स आया तभी भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ठीक है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने टेस्ट वगैरह दिया तो उसका कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन आया, आई थिंक टैक्सेशन में भी एग्जेम्पशन आया था, और एग्जाम में भी उसके साथ यही हुआ। मतलब उसने कॉस्टिंग में 62 मार्क्स स्कोर किए एंड टैक्सेशन में 60 मार्क्स स्कोर किए। दिस इज वेरी बिग थिंग। मतलब टैक्सेशन में एग्जेम्पशन आना, कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन आना, मतलब बंदे ने उतना मेहनत किया था और उसने टेस्ट सीरीज लेके ये चीज उसको कॉन्फिडेंस आया। और मेरे को भी जब उसने बताया मैं बोली भाई तू पास है, 110% तू पास है, क्योंकि सोचो मतलब एग्जाम के पहले ही उसका सब कुछ फिनिश हो गया, सिलेबस वगैरह, और वो प्रिपेयर थी। तो अगर तुम्हारा ज्यादा अच्छा मार्क्स आया तभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, कम मार्क्स आया तो डिमोटिवेट मत होना, यार इतना 1.5-2 महीना मैंने लगाया और मैं 1-2 सब्जेक्ट में रह गई। वही चीज जो तुमको 20 दिन पहले रियलाइज होगी वो एग्जाम के बाद करके मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? 20 दिन पहले अगर तुमको कोई चीज रियलाइज हो रही है तो उस चीज को तुम सही कर सकते हो, बट एग्जाम के बाद तुम क्या करोगे, फिर तुम्हारा 6 महीना वेस्ट होगा। तो इसके लिए बोल रही 10 नवंबर के बाद आप टेस्ट सीरीज दे देना, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का। ये चीज करो तो आपको टेस्ट सीरीज देना है, रिवीजन वगैरह सब कुछ करने के बाद, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताना। इस वीडियो में ग्रुप 1 से रिलेटेड इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी ग्रुप 2 से रिलेटेड लेके आऊँ। उस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एमसीक्यू के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको आपके जितने भी लाइक जो कंसेप्ट है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, तब जाके आपको एमसीक्यू बनेगा। वो जो हमको 200-300 एमसीक्यू आते हैं उसमें से बहुत कम चांस है कि आते हैं, मतलब आपको कभी कभार देखने मिल गया तो मिल गया, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट ज्यादा एमसीक्यू पूछ रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज परचेस कर लो और डेली 10 आवर्स स्टडी करो। ये उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। अब मैं उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो कि वर्किंग स्टूडेंट है। देखो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कैसे भी करके सितंबर के बाद जॉब छोड़ दो, मतलब पूरा अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 महीना आप स्टडी को दो। जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी हो वो चीज को तुम साइड में रखो, क्योंकि अगर आप सोचोगे यार मेरा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नई जॉब छोड़ सकती, तो गाइस नहीं होगा क्लियर एग्जाम, क्योंकि बहुत हार्ड है ग्रुप 1। तो आप ट्राई करो कि सितंबर में ही आप छोड़ दो। मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, बोलना इजी, बट जो एक्चुअल में कर रहे जॉब उनको ही पता होगा। बट आप थोड़ा 1-2 महीने का तुम्हारा जो सेक्रीफाइस है वो तुमको बहुत आगे लेके जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी तुम सितंबर में जो है अपना जॉब छोड़ के पूरा अक्टूबर या नवंबर स्टडी करने पे लग जाओ। जैसा मैंने बताया कि डेली 10 आवर्स स्टडी करो, सो आपका इजीली हो जाएगा। और जो अभी तुम कहीं पे जॉब करो जहाँ पे तुम 20-25 हजार अर्न कर रहे हो, एक बार तुम सीएमए क्वालिफाइड हो गए तो इस डिग्री का इतना वैल्यू है, तुमको एज अ फ्रेशर ही 50-60 हजार मिलने वाला है, ठीक है।
तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। और तुम भी सितंबर तक जितना तुमसे हो रहा है ऑफिस से आने के बाद, मतलब तुम मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4-5 बजे उठ के पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात को 2-3 बजे तक पढ़ के फिर सोते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगी अभी सितंबर में डेली 2 सब्जेक्ट ले लो, मतलब 2 सब्जेक्ट 3 दिन तक, एंड जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट है वो 3 दिन तक, एंड संडे जो भी तुम्हारा टाइम है रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। सितंबर ऐसे ही चलने दो वर्किंग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जो पूरा अक्टूबर नवंबर है पूरा 10-10 घंटे की तुम स्टडी में लग जाओ और करके अपना अटेम्प्ट निकालो, क्योंकि जो कोर्स में तुम इंटर हुए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे आर्टिकलशिप पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएट है भी बट उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उनका जो सैलरी है बहुत कम है। और मैं एज अ समझो हम एज अ CMA स्टूडेंट होके हम कहीं भी एज अ फ्रेशर जॉब कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं ना, अच्छा खासा हमको सैलरी मिल रहा है, अच्छा खासा सैलरी तुमको ऑफर होगा तुम्हारी डिग्री के बाद। तो उस चीज़ को तुम सोचो, तो 1-2 महीना कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़ा। और अभी जैसा मैं बोल रही हूँ डेली मतलब 2-2 सब्जेक्ट लेके 3-3 दिन तुम ऐसे डिवाइड करके करो, तो तुम्हारा 4 सब्जेक्ट होते जाएगा। और पूरा अक्टूबर नवंबर तुम सेम चीज़ करो, 10-10 घंटे स्टडी और एक बार टेस्ट सीरीज लेके टेस्ट दे देना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने नॉर्मल स्टूडेंट की बात की, वर्किंग स्टूडेंट की बात की, और अब हम लोग बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट लग चुका है। सो देखो अटेम्प्ट लग चुका है, अब तक तो तुमको रियलाइज हो गया रहेगा कि कौन सी गलती की वजह से लगा है। मे बी हम कोई सब्जेक्ट को हल्के में लिए रहेंगे, या हम उतना एफर्ट नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, या जितना मेहनत करना चाहिए था हम नहीं किए रहेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हारा बेस क्लियर है तो तुम सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखो, और ये नहीं कि आज चलना मेरा 150 प्लस आया तो मैं एकदम नॉर्मल होकर स्टडी करती हूँ, नहीं, आपको एकदम अच्छे से समझो, 0 से शुरू करना है। मतलब कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक ले रहे हो ना, तो जैसा तुमने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो वैसा तुम स्टार्टिंग से करो, मतलब स्टार्टिंग से कि ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो तुमको तब जाके तुमको गलती पता चलेगी, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने गलती किया था, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी तुम लोग भी 10-12 घंटे स्टडी में लग जाओ, एटलीस्ट 10 घंटे तो करो, और 4 सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करो, और अभी से तुम स्टडी में लग जाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं यार हम लोग इंटर्नशिप करो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी अभी करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं भी तुम जॉब पे लगोगे तो तुमको 1 मंथ का तो स्टडी के लिए रिवीजन करने के लिए आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, तो कोई भी ऑन द स्पॉट तुमको अलाउ नहीं करेगा। तो आफ्टर दिसंबर अटेम्प्ट तुम इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कर दो, अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, या फिर आप अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, या फिर आप वर्किंग स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, स्टडी और दिसंबर अटेम्प्ट कैसे भी हमें क्लियर करना है, ठीक है। अब थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो देखो जब मैंने दिसंबर में अपना ग्रुप 2 एग्जाम दिया था, ऑन दैट टाइम मैंने क्या किया था, एक ऐसे ही रील्स पे एक रिजल्ट आ गया था, तो मैंने देखा उसका सब में एग्जामिशन आया था, और अच्छा खासा उसने 200 प्लस मार्क्स 250 प्लस स्कोर किया था उसने, अच्छा खासा। हाँ, तो मैंने क्या किया, उस रिजल्ट का ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया दीवार वगैरह पे चिपका दी, मैंने वो चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करने लगी, ठीक है, कि यार मैं भी एग्जामिशन लेके आऊंगी, मैं भी अपना एग्जाम क्लियर करूंगी दिसंबर अटेम्प्ट, कैसे भी करके मैं वही सोचती रहती थी कि मुझे इसमें एग्जामिशन लाना है, मैं एग्जामिशन के साथ पास होंगी। तो मैनिफेस्ट भी करते रहो पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। तुम्हारा एफर्ट भी मैटर करता है, तुम्हारा हार्डवर्क भी मैटर करता है, बट अगर तुम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, तो तुम उसके पीछे एफर्ट दोगे ना। ऐसा तो नहीं है हम लोग मैनिफेस्ट को लेके बैठ सकते, यार मैंने तो मैनिफेस्ट किया था कि मेरा सब में एग्जामिशन आएगा, मैं पास हो गई, लेकिन ना मैं पढ़ाई करती थी ना मैं एफर्ट देती थी, तो मैं थोड़ी ना पास होंगी। मैनिफेस्ट का मतलब ही यही होता है कि हम किसी चीज को बार बार अगर अपने दिमाग में सोचते हैं ना, तो उस चीज के पीछे हम लोग एफर्ट डालते हैं, यार कैसे करूँ, कैसे होगा, कैसे मैं ला सकती हूँ, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहो। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, सोचो 71 मार्क्स कुछ होता है प्रोफेशनल कोर्स में लाना, मेरा अकाउंट एंड ऑडिट में 71 मार्क्स आया था, ठीक है। तो हार्डवर्क करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करो, और मैनिफेस्ट भी करते रहो कि यार ये जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो मेरा है, मुझे कैसे भी करके उसको निकालना है, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो बॉर्डर पे पास हुए थे, मैं भले मेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकला था, बट मेरे से प्राउड थी, यार बॉर्डर पे नहीं एग्जामिशन लेके आई हूँ, 71 लेके आई, कुछ होता है, ये वाला था मेरा ऐसा। मतलब अरे बहुत, मतलब बॉर्डर पे भी लाना बहुत मुश्किल है, बट एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, स्टडी से हॉनेस्ट रहोगे, तो तुम लाइफ में जरूर सक्सेस होगे, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहना, कोई भी जो रिजल्ट वगैरह है माइंड में रख लो, यार मुझे भी इसमें एग्जामिशन लाना, अगर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मैं कैसे ला सकती हूँ, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी ज्ञान की बात। तो
अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।